अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन, एक बैग में क्या है, 2 वाइट है एंड 1 रेड बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। क्या बोल रहा है कि एक बैग में 2 वाइट बॉल है, एक रेड बॉल है, एक बॉल निकाला गया, ठीक है, उसका कलर नोट किया गया, फिर बॉक्स में डाल दिया गया। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, फिर प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। इफ एक्स denotes the number of red balls recorded in the 2 draws, describe x। मतलब सुनो क्या बोला जा रहा है, ये बोला क्या जा रहा है कि एक बैग में 2 वाइट बॉल है, एक रेड बॉल है, ठीक है, एक बॉल निकाला जाता है, उसका कलर नोट किया जाता है, फिर उसे दोबारा डाल दिया जाता है बैग में, फिर दोबारा बॉल निकाला जाता है, फिर उसका कलर नोट किया जाता है। तो मतलब क्या है कि 1 बाई 1 2 बॉल निकाले जाते हैं और उसके कलर नोट करते हैं। तो फिर क्या बोल रहा है कि ये जो एक्स है ना, ये कैपिटल एक्स, ये किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल के नंबर्स को, रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज, जो 2 ड्रॉ में निकाले गए ना उसके नंबर ऑफ रेड बॉल को ड्रॉ डिनोट कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स को डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सैंपल स्पेस लिखना होगा। लेट द बॉल इन द बैग बी डिनोटेड एज W1 W2 एंड R। W1 W2 क्या हमारा वाइट बॉल के लिए है, ठीक है, और आर हमारा क्या है, रेड बॉल के लिए। 2 वाइट बॉल एक रेड बॉल है और आर हमारा रेड बॉल के लिए। देन द सैंपल स्पेसिस। अब तुम ऐसे देखो कि अगर बैग में 2 वाइट बॉल है एक रेड बॉल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हम देखो दोबारा क्या है कि हम बैग से बॉल निकाल रहे हैं, उसके कलर को नोट कर रहे हैं, फिर दोबारा बैग में डाल रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसका मतलब कि पहले फर्स्ट वाइट 1 बॉल आ सकता है, फिर दूसरी बार में भी वाइट 1। मतलब क्या है कि हमने बॉल को क्या बोल रखा है, ऐसे बोल रखा है ना कि हमारे ये बैग है, इसमें पहले में ये वाइट 1, दूसरे वाइट को वाइट 2 बोल दिया, फिर एक हमारे पास आर बॉल है, रेड बॉल है। तो हमने एक बॉल निकाला, मान लो वाइट 1 निकल गया, फिर उसको डाल दिया, फिर दोबारा निकला, तो ये भी तो हो सकता है फिर दोबारा वाइट 1, ये फॉर बॉल दोबारा निकल जाए। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, W1 W1, फिर W1 W2 भी निकल सकता है, फिर W2 W2 भी निकल सकता है, फिर W2 W1 भी निकल सकता है, फिर W1 R भी निकल सकता है, W2 R, R किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बॉल को, फिर R W1 भी निकल सकता है, R W2 भी निकल सकता है, 2 रेड बॉल भी निकल सकता है। ओमेगा को क्या बोल दिया, एक सैंपल स्पेस का एलिमेंट है। अब देखो कितने अच्छे से फंक्शन डिफाइन किया। एक्स एफ का काम कर रहा है, ऐसे हम लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं। तो ये जो एफ का काम क्या कर रहा है, ये एक्स कर रहा है, यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, ओमेगा कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये रूल हो गया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब देखो इसमें ओमेगा क्या हमारा किसका एलिमेंट है, ये सैंपल स्पेस का एलिमेंट्री इवेंट है, एक्स लिखा हमने, और यहाँ पे पहला एलिमेंट्री इवेंट क्या है, W1 W1, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर हमारा क्या है, W1 W2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर W2 W2, सॉरी ये W1 W2 W1 W1 और W2 W2 और W2 W1, इन सब के क्रॉसपॉन्डिंग कितने रेड बॉल हैं, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉ। सबके क्रॉसपॉन्डिंग कितने रेड बॉल, एक भी नहीं है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ गया, 0। फिर W1 R, फिर W2 R, फिर R W1, फिर R W2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ गया हमारा, वैल्यू 1 आ गया। फिर R R दोनों रेड बॉल, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ गया हमारा, वैल्यू 2। तो अब अगर मैं बोलूं कि इस रैंडम वेरिएबल जो x है ना हमारा, ये रैंडम वेरिएबल, इसका रेंज क्या आया, तो रेंज में तो 3 ही नंबर आ रहा है ना, 0 1 एंड 2, तो ये रेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक आगे बात समझ में, रैंडम वेरिएबल क्या था वो आ गया समझ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, ये देखते हैं। probability distribution of a random variable. Let us look at the experiment of selecting one family out of 10 family. हमारे पास 10 फैमिली है, F1 से लेके F10 तक, उसमें से हम लोग क्या करना है, एक फैमिली को सिलेक्ट करना है इन सच ए मैनर दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली। हम लोग मान लिया कि हर एक फैमिली इक्वली लाइकली है, तो 10 फैमिली में से हमें क्या करना है, एक फैमिली को सिलेक्ट करना है। लेट द फैमिली F1 F2 से लेके F10 हैव 3 4, ये सब जो मेंबर्स रेस्पेक्टिवली, मतलब F1 फैमिली में 3 मेंबर्स है, F2 फैमिली में 4 मेंबर्स है, F3 फैमिली में फिर 3 मेंबर्स है, फिर F4 फैमिली में 2 मेंबर्स है, ऐसे करके दे रखा है। लेट अस सेलेक्ट अ फैमिली, हमने क्या किया,
एक फैमिली सेलेक्ट किया, नोट डाउन द नंबर ऑफ मेंबर, एक फैमिली सेलेक्ट किया, उसमें नंबर ऑफ मेंबर हमने काउंट किया इन द फैमिली डिनोटिंग एक्स। ये हमने रैंडम वेरिएबल ले लिया। रैंडम वेरिएबल में हमने रूल क्या बोला, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर फैमिली। तो एक्स F1 लिखने का मतलब कि F1 फैमिली में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर है। F2 फैमिली में 4, ये सब हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे हुए हैं। F10 फैमिली में कितने, 5 मेंबर्स, यहाँ पे देख लो ये लिखा है ना, ये 5 मेंबर्स है 10th फैमिली में। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 8th फैमिली में कितने, 6 मेंबर है। 7th फैमिली में 3 मेंबर्स है। 6th फैमिली में 4 मेंबर्स है। दस एक्स कैन टेक, ये एक्स कौन कौन से वैल्यू को ले सकता है, 2 3 4 5 6 डिपेंडिंग अपॉन विच फैमिली सिलेक्टेड। ठीक है, नाउ एक्स विल टेक द वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू 2 कब होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा जब F4 फैमिली होगा। और कौन सा फैमिली होगा, बस F4 फैमिली के लिए, और भी है 2 नहीं है, F4 फैमिली के लिए। ठीक है, F4 फैमिली सिलेक्टेड। एक्स कैन टेक द वैल्यू 3, 3 कब लेगा, 3 के लिए तो ये हो जाएगा F3 फैमिली के लिए भी, F1 फैमिली के लिए भी, F7 फैमिली के लिए भी। बस ये 3 फैमिली के लिए क्या लेगा, ये नंबर 3, यही बोल रहा है। 3 कब लेगा, when the families F1 F3 एंड F7। 4 कब लेगा एक्स का वैल्यू, 4 लेगा F2 फैमिली के लिए, F6 फैमिली के लिए और F9 फैमिली के लिए, F2 F6 F9 फैमिली के लिए। 5 कब लेगा, F5 के लिए और F10 के लिए। ठीक है, फिर 6 कब लेगा, 6 भी है ना F8 के लिए, 6 लेगा F8 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस वी हैड अज्यूम दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली, हर एक फैमिली इक्वली लाइकली है टू बी सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली F4 फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 10। क्यों 1, अगर मैंने बोला कि F4 फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 10, क्यों, बिकॉज 10 फैमिली है और हर एक फैमिली को हमने क्या बोल रखा है, इक्वली लाइकली। तो F4 फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। दस द प्रोबेबिलिटी एक्स कैन बी, एक्स के कैन टेक द वैल्यू 2। अब यहाँ पे सुनना बड़े ध्यान से, इज 1/10। यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर मैंने बोला ना, ये बात को सुनना, ये तो बहुत इजी है, ये तो बोल रहा है कि F4 फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। क्यों, बिकॉज 10 फैमिली है, 10 फैमिली को हमने इक्वली लाइकली स्टार्टिंग में बोल दिया, तो F4 फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब x जो है ना, ये 10 द प्रोबेबिलिटी x, ये जो x कैन टेक द वैल्यू 2, इसका मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कब, जब ये 2 वैल्यू लेगा, ये होगा 1/10। इसका क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले, अगर मैंने बोला ना कि रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 कब होगा, तो 2 एक ही केस में होगा। कब, यहाँ पे हो रहा है ना 2, ये 2 एक ही केस में हो रहा है, इस केस में कब, जब F4 फैमिली है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि ऐसे बोलूँ कि मैं ना ऐसे बोलूँ, देखो ध्यान से, सॉरी, मैं ऐसे लिखूँ, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, मैंने लिखा। इसका क्या मतलब है कि इस 2 नंबर से एसोसिएटेड जितनी भी फैमिली है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक ही फैमिली एसोसिएटेड है, कौन सा, F4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10। अगर मैंने लिखा P x इज इक्वल्स टू 3, मतलब 3 नंबर से कौन कौन सा एसोसिएटेड है, एक तो F1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 प्लस प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या है, 3 से F3 भी है, और क्या है, 3 से F7 भी है, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, और कौन सा है, बस हो गया। तो क्या होगा, ये भी 1/10 1/10 1/10, तो क्या हो जाएगा, 3/10। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो रैंडम वेरिएबल 3 है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम्हें पहले करना क्या होगा कि इस रैंडम वेरिएबल 3 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। तो x इज इक्वल्स टू 3, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब मैं अगर लिखूँ p x इज इक्वल्स टू 4 लिखूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स 4 से एसोसिएटेड है। एक तो F6 है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, F2 भी है, और कौन सा है, F9 भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगेन 3/10। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 5, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसके प्रोबेबिलिटी, तो 5 से कौन सा है, एक तो F5 है और दूसरा क्या है, F10 है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2/10।
तो हो गया हमारे पास 2 3 4, हो गया 2 3 4 5 और 6 से भी है, 6 से एक है ना F8। तो अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 6, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली 8, ये क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब ये 1/10, ये 1/10, 3/10, 3/10, 2/10, 1/10, इन सब को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। देख लो सबका, और ये 2 सबका डिनोमिनेटर तो 10 है, तो देख लो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। क्यों आ गया 1? बिकॉज ये जो रैंडम वेरिएबल है ना 2 3 4 5 6, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर तुम एलिमेंट्री इवेंट्स को कलेक्ट करोगे तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो जब इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो सबका सम क्या होगा 1। मतलब कि अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल जितने वैल्यूज़ को ऑब्टेन करता है ना, उन सारे वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उनका सम करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमें 1। ठीक है, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी, यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या 1/10, अभी बता दिया। ठीक है, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी डेट एनी वन ऑफ द फैमिली F1 F3 F7 ये सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10। दस द प्रोबेबिलिटी x कैन टेक द वैल्यू 3, x जो है प्रोबेबिलिटी डेट, किसकी प्रोबेबिलिटी x की प्रोबेबिलिटी, जब ये 3 वैल्यू लेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10। देख लो ना यहाँ पे है ना 3/10, यहाँ पे देख लो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा है हमें 3/10 ही तो मिल रहा है। यही बात यहाँ पे बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी डेट x, किसकी प्रोबेबिलिटी, जब ये x हमारा 3 वैल्यू लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10 हो जाएगी। सेम लाइन पे यहाँ पे ये 3/10 लिखा हुआ है। किसकी प्रोबेबिलिटी, जब ये रैंडम वेरिएबल x 4 वैल्यू लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अगेन 3/10। जब ये रैंडम वेरिएबल 5 वैल्यू लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/10। जब ये रैंडम वेरिएबल 6 वैल्यू लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है, such a description giving the value of the random variable along with the corresponding probability, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू और उसके corresponding probability, इसको हम बोलते हैं probability distribution। आ रही बात समझ में ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ये जो हमने किया ना यहाँ पे काम, ये सब जो लिखा है ना, ये क्या हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल निकाल लेंगे सारे, कि रैंडम वेरिएबल का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है 3 4 5 6। अब उसके बाद 2 3 4 5 6, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी जब ये रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू लेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं ना सैंपल स्पेस में सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। तो यहाँ पे 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है 4, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल टेक द वैल्यू x, इसका मतलब टेक द वैल्यू 3, इसका मतलब 3 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं F1 F3 और F7, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देख लो ये इसी को हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये सब जो हमने काम किया ना यहाँ पे, ये हमने एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऐसे लिखना ये सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब। ठीक है, अब देखो एक डेफिनेशन क्या है, ये देखो ध्यान से, डेफिनेशन 5, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर। हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो समझो। पहले हमने यहाँ पे लिखा, ये रैंडम वेरिएबल लिखा, उस रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमने मान लिया कि n रियल नंबर्स आ गए x1 x2 से लेके xn तक। तो पहले रियल नंबर x1 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1, x2 के क्रॉसपॉन्डिंग p2, xn के क्रॉसपॉन्डिंग pn है मान लिया। और यहाँ पे pi क्या होगा ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी है तो ये ग्रेटर देन 0। कहने का ये मतलब है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो 0 भी हो सकती है। ये हो गई बात। अब यहाँ पे pi ये क्या बोल रहा है, समेसन pi ये हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। मतलब कि इन सबको ऐड करोगे ना तो 1 के इक्वल होगा। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यहाँ पे मैंने बोला ना इन सबको ऐड करोगे, यही है ना, इन सबको ऐड करोगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। यही बात यहाँ बता रहा है। क्या होगा कि अगर तुम ये x1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आया, x1 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आया, x2 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आया,
एक्स एन रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड करोगे तो हमेशा 1 मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। यही बोल रहा है आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। द रियल नंबर x1 x2 से लेके xn आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ये रैंडम वेरिएबल x का पॉसिबल वैल्यू बोल दो या रेंज बोल दो, ठीक है। एंड ये जो पी आई है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x टेकिंग द वैल्यू xi। ये जनरल फॉर्म में लिख रहा है, मतलब कि जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे p x इज इक्वल्स टू 5 लिखा, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x व्हेन इट टेक्स द वैल्यू 5। आ रही बात समझ में? इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x व्हेन इट टेक्स द वैल्यू 5। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू इस 5 के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं ना सैंपल स्पेस में, उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ये ऑलरेडी बता रखा है ना, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नोट देखो क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहा है इफ xi इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। रैंडम वेरिएबल x का एक पॉसिबल वैल्यू xi है, ठीक है। द स्टेटमेंट x इज इक्वल्स टू xi इज ट्रू ओनली एट सम पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक द वैल्यू xi is always non-zero. That is probability x is equals to xi is not equals to 0. कहने का क्या मतलब है ये सुनो। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला ज़्यादा सही है। जैसे कि मान लो कि रैंडम वेरिएबल है ना, इसमें मैंने बोला कि रैंडम वेरिएबल का कोई भी एक वैल्यू ले लो, उठा लो, 6 ले लिया या 2.5 ले लिया हमने, ठीक है। अब मैंने बोला कि xi का वैल्यू क्या ले लिया हमने, 2.5 ले लिया। अब ये वन ऑफ द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, एक वैल्यू रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू xi मतलब 2.5, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ये जो हमने लिखा ना 2.5, इसका ये मतलब है कि 2.5 अगर रैंडम वेरिएबल का एक वैल्यू है तो इस 2.5 के क्रॉसपॉन्डिंग कम से कम एक एलिमेंट्री इवेंट तो होंगे ना सैंपल स्पेस में, तभी तो ये वैल्यू आया, कम से कम एक होंगे ना। तो अगर मैं लिखूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2.5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर ये रैंडम वेरिएबल का एक वैल्यू है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ना एक तो एलिमेंट्री इवेंट आएगा, ये एक से ज़्यादा भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कभी भी 0 नहीं हो सकती। यही बात को यहाँ बोल रहा है, ये बात को यहाँ पे नोट में समझा रहा है, ठीक है। इसी बात को बोल रहा है कि अगर xi है इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, द स्टेटमेंट x इज इक्वल्स टू xi इज ट्रू ओनली एट सम पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट xi वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज नॉन जीरो होगी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू xi इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऑल्सो फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल x के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस आर कवर्ड। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग सारे वेरिएबल ये वैल्यूज को लोगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी रैंडम वेरिएबल है ना उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर तुम इवेंट्स को कैलकुलेट करोगे, इवेंट्स को कलेक्ट करोगे तो सैंपल स्पेस के सारे इवेंट्स आ जाएंगे। तो सारे पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, यही बात बोला जा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 24 में। इसमें क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 2 कार्ड निकाला जा रहा है एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट करके, ठीक है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड 2 कार्ड, 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं सक्सेसिवली एक के बाद एक। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिप्लेसमेंट, इसको ध्यान देना, रिप्लेस किया जा रहा है फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एक बात बताओ, 2 कार्ड अगर निकाला गया तो मैक्सिमम कितने एस आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 एस आ सकते हैं, मिनिमम कितने एस आ सकते हैं, 0। इसका मतलब नंबर ऑफ एसेस को अगर मैंने, नंबर ऑफ एसेस है ना, नंबर ऑफ एसेस को मैंने क्या मान लिया, रैंडम वेरिएबल मान लिया,
तो मान लो कि नंबर ऑफ एसेस मैंने ऐसे लिखा, एक्स लिखा हमने, इसको बोल दिया नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एसेस। तो इस ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन कौन से वैल्यू आ सकते हैं? एक तो 0, कोई भी एस नहीं है, एक तो 1, एक एस भी आ सकता है, एक तो 2, दो से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है, बिकॉज दो ही कार्ड निकाल रहे हैं ना 1 बाई 1, तो दो से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल कितने पॉसिबल वैल्यू ले रहा है? 0 1 2। अब ये 0 1 2 के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स लिखने चलेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे पहले द नंबर ऑफ एसेस, सॉरी, द नंबर ऑफ एसेस इज अ रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ एसेस क्या हमारा रैंडम वेरिएबल है। लेट इट बी डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स। हमने रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल एक्स से। क्लियरली एक्स जो होगा हमारा कौन सा वैल्यू लेगा? या तो 0, या तो 1, या तो 2। नाउ सिंस द ड्रॉज आर डन विथ रिप्लेसमेंट, ड्रॉज क्या हो रहा है? रिप्लेस, मतलब जो कार्ड हमने पहली बार निकाला उसको दोबारा डाल दिया। देयरफॉर द टू ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। दोनों ड्रॉज क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मान लो कि हमने पहले बार में जो कार्ड निकाला दूसरे बार में डाल दिया, तो दूसरे कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना कि पहला कार्ड क्या निकला था, बिकॉज जो भी पहला कार्ड निकला था उसको तो हमने दोबारा डाल दिया। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, अगर हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट करते तब डिपेंडेंट इवेंट हो जाता है, या हम बोलते कि इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे पहला कार्ड निकला उसको दोबारा डाल दिया, तो जो दूसरा कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि पहला कार्ड क्या निकला था, बिकॉज पहले कार्ड को तो हमने दोबारा डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? एलिमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि नॉन एस एंड नॉन एस, मतलब कि पहले बार में भी एक एस कोई एस नहीं आए, दूसरे बार में भी कोई एस नहीं आए। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ? अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोलने का मतलब कि देखा जाए तो उन सारे इवेंट्स को हमें कलेक्ट करना है। हम जब 1 बाई 1 निकालेंगे ना, दो कार्ड निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स तुम ऐसे देख सकते हो कि ऐसे करके दो बॉक्स बना हुआ है। अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो? 52 वे से। इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हो? 52 वे से। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52 इंटू 52। हाँ, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो इस बॉक्स को हम 52 वे से कर सकते थे और इसको 51 वे से, तब टोटल आउटकम्स कितने हो जाते? 52 इंटू 51, तब ये टोटल आउटकम्स हो जाते। बट यहाँ पे क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे? सैंपल स्पेस में तो 52 इंटू 52 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लूँ, 52 इंटू 52 एलिमेंट्री इवेंट्स पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं देखने जाऊँ। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। फिर तुम देखने जाओ कि x इज इक्वल्स टू 0, 52 इंटू 52 एलिमेंट्री इवेंट्स में से तुम ये देखो कि x इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस 52 इंटू 52 एलिमेंट्री इवेंट्स में से किस किस एलिमेंट्री इवेंट में एस कार्ड नहीं है। तो ये तो मतलब फिजिबल नहीं है ना ये करना। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? हमने क्या बोला? x इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि, और ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो पहले में भी नॉन एस आना चाहिए, दूसरे में भी नॉन एस आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी लिखा नॉन एस इंटू प्रोबेबिलिटी नॉन एस। तो पहले नॉन एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 48/52, बिकॉज क्या है? 52 में से 4 कार्ड्स तो एस है, तो नॉन एस कितने? 48 कार्ड्स है, तो 48/52। अगेन क्या होगा? फिर अगेन 48/52। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144/169। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि दो रास्ता है इसको सॉल्व करने का। पहला क्या रास्ता है कि मैं 52 इंटू 52, ठीक है, चलो मैं 52 इंटू 52 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 52 और 52 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4
5 2 ज़ा 10, 26, 4072, 2704, इतने 2704 सैंपल पॉइंट आएंगे या एलिमेंट्री इवेंट आएंगे। तो मैं 2704 एलिमेंट्री इवेंट्स लिखूँ, उसके बाद उसके सबके पास जा के देखूँ कि इस 2704 एलिमेंट्री इवेंट्स में से ऐसे कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिसमें एस नहीं आ रहा है, उसको काउंट करूँ, फिर डिवाइड करूँ उसको 52 इंटू 52 से, तब जाके x इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। एक तो ये रास्ता है, बट वो फिजिबल नहीं है, ऐसा करना तो फिजिबल नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि पहले कार्ड में भी नॉन एस आना चाहिए, हमें x इज इक्वल्स टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसका क्या मतलब है, इसको तुम अभी भूल जाओ। इसका ये मतलब है कि पहले में भी नॉन एस आए, दूसरे में मतलब कि में भी नॉन एस आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसे इंटरसेक्शन हो गया ना। चलो और अच्छे से समझाता हूँ, इसका मतलब इसको ऐसे देखो तुम, हमने दो इवेंट ही बना लिया, इवेंट T1 बना लिया, गेटिंग अ नॉन एस कार्ड, नॉन एस कार्ड, E2 इवेंट बना लिया, अगेन गेटिंग अ नॉन एस कार्ड, ऐसे बना लिया। अब हमें क्या करना है कि पहले में भी नॉन एस कार्ड आए, दूसरे में भी नॉन एस कार्ड आए, इसका मतलब इवेंट E1 और इवेंट E2 साइमल्टेनियस अकर करे। तो हमें क्या चाहिए, इसकी इवेंट चाहिए ना, इवेंट E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। फिर मैंने क्या बोल रखा था कि अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट होगा तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इक्वल होगा। यही है ना, आ रही बात समझ में। तो ये पहले में क्या नॉन एस कार्ड है, तो टोटल कितने नॉन एस कार्ड है 48 अपॉन टोटल कितने कार्ड है 52 इंटू 48 अपॉन 52। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ये दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड, मतलब 0 एस कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गया, ये 144 अपॉन 169। क्लियर है। सेम लाइन पे क्या है, सेम लाइन पे फिर हम क्या बोलेंगे। चलो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे फिर कंप्रेस करना पड़ता है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।